पहला सवाल यहाँ पर आता है कि क्या एंचेलोटी इसी तरीके से चेंजेस करते रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कल के मैच में कार्लो एंचेलोटी ने एटलीस्ट 10 चेंजेस करे थे टीम में, जिसके लिए कार्लो एंचेलोटी जाने नहीं जाते हैं। यूजुअली वो सेम टीम के साथ खेलते हैं, कभी रिस्क नहीं लेते हैं, बट कल उन्होंने सबसे ज्यादा चेंजेस किए टीम में। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो चेंजेस काफी जरूरी भी थे। इसी वजह से रियल मैड्रिड के उस प्लेयर का डेब्यू भी यहाँ पर हुआ जिसके लिए हम सारे फैंस काफी एक्साइटेड थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्दा ग्यूलर का कल डेब्यू हमें देखने को मिला। एंड टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने यहाँ पर हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने जितनी देर भी खेला उसमें उन्होंने काफी फैंटास्टिक ड्रिबलिंग दिखाई, उन्होंने काफी अच्छे 1-on-1 टेक ऑन्स भी किए, उन्होंने एक फ्री किक भी ली जो कि अनफॉर्चुनेटली पोस्ट से लगकर डिफ्लेक्ट हो गई, पर उसके अलावा ओवरऑल उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनके साथ साथ एडवर्डो कामाविंगा भी अपनी इंजरी से वापस आ चुके हैं और उन्होंने भी एक काफी डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दी। कुछ पासेस उन्होंने जरूर मिस करे, बट जिस तरीके की इंजरी से वो वापस आए हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज कामाविंगा जिस क्वालिटी के प्लेयर हैं वो बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेंगे, वो बहुत ही जल्दी फिटनेस को भी अडेप्ट करेंगे और अपने गेम को भी। एंड ये रियल मैड्रिड के लिए काफी जरूरी भी है क्योंकि नेक्स्ट वीक रियल मैड्रिड जो है सऊदी अरेबिया में अपना सुपर कप खेलने वाले हैं एटलेटिको मैड्रिड के साथ। उस मैच के लिए अपनी दावेदारी कामाविंगा ने यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से शो कर दी है। इसके साथ साथ कार्लो एंचेलोटी को काफी अच्छा चांस मिला जहां पर उन्होंने कुछ की प्लेयर्स जैसे कि जूड बेलिंगम, उसके अलावा मॉडरिच, क्रूज एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको रेस्ट की काफी जरूरत थी वो है एंटोनियो रुडिगर, उन सबको उन्होंने रेस्ट दिया। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एडर मिलिटाओ की इंजरी के बाद से रुडिगर ने एक भी मैच मिस नहीं किया था, उन्होंने सारे मिनट्स यहाँ पे खेले हैं और काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई है, काफी अच्छा गोल स्कोर किया था अगेंस्ट मायोर्का, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड को एक जीत भी मिली थी। तो जिस तरीके से रियल मैड्रिड आने वाले वीक्स में ऑलमोस्ट 2 मैच हर वीक खेलने वाले हैं, उन टाइप के मैचेस के लिए काफी अच्छा वेलकम है, काफी अच्छा एक चेंज है जो कार्लो एंचेलोटी ने दिखाया है। यूजुअली वो नहीं दिखाते हैं, बट बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आई एम वेरी हैप्पी विद दिस चेंज। होपफुली ही विल कंटिन्यू एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या एंचेलोटी उसी तरीके से कसेला प्लेयर्स को आगे भी चांस देंगे जैसे उन्होंने पिछले मैच में दिया। क्योंकि अगर हम पिछले मैच की बात करें तो 3 प्लेयर्स कसेला के ऐसे थे जिन्होंने मैच स्टार्ट किया, विनीसियस टोबियास, निको पाज और वहीं पर डिफेंस में करेलो ने स्टार्ट किया था। हालांकि ये तीनों ही प्लेयर्स कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। अगर खासकर हम बात करें निको पास की तो उनकी फिनिशिंग काफी वहां पर बहुत ही बेकार रही, या फिर हम कह सकते हैं कि काफी इंप्रूवमेंट की वहां पर जरूरत है। वहीं पर अगर हम विनीसियस टोबाइस की बात करें जिन्होंने राइट बैक पोजीशन पे स्टार्ट किया था क्योंकि कल कार्वेल को रेस्ट दिया गया था, तो उनके जो फाइनल पासेस थे वो बहुत ही खराब तरीके के, या फिर आप कह सकते हैं कि वो फाइनल एंड प्रोडक्ट जो रियल मैड्रिड को चाहिए था, बीइंग अ रियल मैड्रिड एकेडमी प्लेयर, जो क्वालिटी शायद वहां पे उन पासेस में जरूरत थी वो वहां पर नहीं थी। वहीं पे अगर हम करीलो की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस एक ओकेश टाइप परफॉर्मेंस थी, जो उनसे शायद एंचेलोटी को चाहिए था वो उन्होंने परफॉर्म करके दिया जब तक कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुए। वहीं पर उनके बाद एंचेलोटी ने यहाँ पर डेब्यू दिया मारियो मार्टिन को, वहीं पर अल्वारो रॉड्रिगेज को। हालांकि दोनों ही प्लेयर्स कुछ 15-20 मिनट के आसपास पिच पर रहे, बहुत ज्यादा कुछ इनके लिए करने के लिए वहां पर था नहीं, बट स्टिल शायद इन सभी प्लेयर्स को कुछ और ज्यादा वहां पर करने की जरूरत थी क्योंकि कुछ इन्होंने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से शायद एंचेलोटी जो है दोबारा रिलेक्टेंट हो सकते हैं इनको मैचेस या फिर टाइम देने के लिए। हालांकि उनको बीच में जरूर देना पड़ेगा क्योंकि अगर अपने की प्लेयर्स को हमें रेस्ट करना है तो हमारे एकेडमी प्लेयर्स को हमें टाइम देना पड़ेगा। बट बीइंग एंचेलोटी जो उनको काफी टाइम से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि एंचेलोटी ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। सेम प्रॉब्लम हुई थी ब्राहीम डियाज के साथ जिनको इनिशियली टाइम नहीं दिया गया था, बट अगर अब आप देखें जब उन्होंने कॉन्फिडेंस जीत लिया है एंचेलोटी का तो उनको काफी अच्छा टाइम यहाँ पर एंचेलोटी दे रहे हैं और वो भी अपनी परफॉर्मेंस से जो टाइम उन्होंने दिया है उनको रिस्पेक्टफुली वो फेवर वापस कर रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे कैसिला प्लेयर्स को शायद और अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है एंड होपफुली एंचेलोटी उनको आगे भी फ्यूचर में टाइम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या एरेंटीना की जो टेम्परेरी पिच थी जिसको एल मोंटेसेलो कहते हैं, क्या उन्होंने रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस में कुछ इंपैक्ट किया या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके की कॉम्पिटिशंस में जो बड़े क्लब्स होते हैं जैसे कि रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना, जब वो कोपा डेल रे जैसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं जहां पर आपको टीयर 3 स्पेनिश क्लब्स मिलेंगे या 4th डिवीजन स्पेनिश क्लब मिलेंगे, तो जो उनकी पिचेस की कंडीशंस होती है उसको लेके जो टॉप क्लब्स होते हैं वो काफी कॉशियस होते हैं या फिर काफी कंसर्न होते हैं क्योंकि उस क्वालिटी के बाद जो टैकल्स वहां पर उनके प्लेयर्स को मिल सकते हैं उससे उनकी इंजरी थ्रेट काफी बढ़ जाते हैं। एंड रियल मैड्रिड जैसा क्लब जो कि ऑलरेडी इंजरी से इतना हद तक यहाँ पर जूझ रहा है क्योंकि
अगर हम बात करें थियागो कॉर्टोआ की, उसके साथ साथ डेविड अलाबा और एडर मिलिटाओ ऑलरेडी एसीएल इंजरीज की वजह से बाहर है। कामाविंगा, शोएमनी, ग्यूलर अभी अभी वापस आए हैं, तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड का यहाँ पर कंसर्न होना बनता था। बट अगर हम पिच की बात करें तो पिच ने हमें उतना डिसअपॉइंट नहीं किया। तो ये कहना शायद यहाँ पर गलत होगा कि एल मॉन्टेसिलो की पिच ने रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट किया। डेफिनेटली वहां पर कुछ बम्प जरूर थे पिचेस पे, डेफिनेटली कुछ स्पॉट्स थे जो थोड़े से शायद रफ थे, बट स्टिल ये यहां पर कहना बिल्कुल गलत होगा कि रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस को उस पिच ने इंपैक्ट किया, बिकॉज इट्स एंचेलोटीज रियल मैड्रिड, इट्स नॉट जवीज बार्सिलोना जो कि हमेशा पिच को लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। बट हालांकि अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड को अपनी परफॉर्मेंस यहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। पिच ने कोई बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट नहीं किया, और कार्लो एंचेलोटी ने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि रियल मैड्रिड को 54 मिनट्स लग गए गोल ओपन करने में, वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेनल्टी से, क्योंकि काफी चांसेस रियल मैड्रिड ने कल मिस करे। तो एक बहुत ही अच्छा चेक यहां पर रियल मैड्रिड को मिला है काफी इंपॉर्टेंट मैचेस से पहले। सो फाइनली पिच ने, एल मॉन्टेसिलो ने रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या आर्दा ग्यूलर रियल मैड्रिड की सेट पीसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कल के मैच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक इंस्टेंस हुआ जब डेनी सेबायोस जो है वो बॉल को प्लेस कर रहे थे फ्री किक लेने के लिए। वहीं पर आर्दा ग्यूलर ने उनसे बॉल मांगी एंड ही आस्क्ड हिम इफ ही कैन टेक द फ्री किक। अब इस एपिसोड के बहुत सारे टेक्स हो सकते हैं, सबके अकॉर्डिंग कोई शायद बोल सकता है कि बीइंग अ सीनियर प्लेयर डैनी सेबायोस को पूरा राइट है एक फ्री किक लेने का, एंड आर्दा ग्यूलर ने शायद वहां पर थोड़ी सी इनकम्पिटेंसी दिखाई या फिर थोड़ा सा एरोगेंस दिखाई कि उन्होंने एक सीनियर प्लेयर से बॉल यहां पर मांगी, या फिर और भी बहुत सारे यहां पर जो है हम इसका आउटकम निकाल सकते हैं। बट अगर आप रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियल मैड्रिड काफी टाइम से सेट पीसेस से जो है गोल स्कोर नहीं कर पाई है, या फिर आप कह सकते हैं कि काफी टाइम से हम स्ट्रगल करते आ रहे हैं। किसी टाइम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सोल फ्री किक टेकर हुआ करते थे, उसके बाद गैरेथ बेल ने वो जिम्मा संभाला। इवन सर्जियो रामोस भी आपको कई बार फ्री किक्स लेते हुए मिलेंगे। इवन हमारे जो नंबर 10 हुआ करते थे हामिस रॉड्रिगेज, वो भी काफी अच्छी फ्री किक्स लेते थे। बट ओवरऑल रियल मैड्रिड काफी टाइम से स्ट्रगल करती आई है। डैनी सेबायोस शायद इकलौते स्पेशलिस्ट थे टीम में जो ये फ्री किक अभी देखा करते थे। बट कल का जो इंस्टेंस हुआ, हालांकि आर्दा ग्यूलर उस फ्री किक को स्कोर नहीं कर पाए, वो फ्री किक गोल पोस्ट से लगकर डिफ्लेक्ट हो गई। बट ये दिखाता है कि आर्दा ग्यूलर के अंदर शायद वो कन्वर्जन रेट है, या फिर उनके अंदर शायद वो स्किल है कि रियल मैड्रिड के पास एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल सकता है फ्री किक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या हमें होजेलू के लिए थोड़ा सा चिंतित यहाँ पर होना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, होजेलू ऑलमोस्ट अ मंथ बाद अपना एक मैच स्टार्ट कर रहे हैं, एंड जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने कल दी वो डेफिनेटली एक शॉकिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि होजेलू थोड़े टाइम से काफी अच्छे गोल स्कोर कर रहे थे। बीइंग अ वेरी गुड पोचर इन द डी, उन्होंने काफी अच्छे हेडर स्कोर किए हैं, काफी अच्छे गोल्स पहले स्कोर किए हैं, बट ऑलमोस्ट अ मंथ वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और कल शायद एक मौका था उनके पास ये दिखाने का कि वो भी एक बहुत ही प्रोलिफिक गोल स्कोरर है, बट रियल मैड्रिड के 78% पोजीशन रखने के बावजूद वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। उन्होंने एक गोल स्कोर किया, वो भी एक पेनल्टी जो कि ब्राहीम डियाज ने अर्न करी थी। उन्होंने 2 शॉट्स लिए टारगेट पे जो कि ब्लॉक्ड हो गए। पर जिस तरीके का पोजीशन रियल मैड्रिड ने यहाँ पे रखा था, उससे ये उम्मीद हम कर सकते थे कि शायद यहाँ पर एक 5 या 6-0 विन यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते थे, जिसमें होजेलू शायद काफी अच्छा रोल अदा कर सकते थे। बट ये 33 ओल्ड स्ट्राइकर शायद अब अपने डिक्लाइन के साइंस यहाँ पर दिखाने लगे हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड जैसी टीम के लिए आपको जिस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए वो होजेलू यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, और शायद ये एक एंचेलोटी के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न हो सकता है। क्योंकि अभी के लिए तो शायद रॉड्रिगो स्ट्राइकर का रोल अदा कर रहे हैं, ब्राहीम डियाज एक राइट विंगर खेल रहे हैं, बट अगर आप बैकअप स्ट्राइकर की बात करें तो होजेलू यहाँ पर सफर करते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनकी फॉर्म में एक डिक्लाइन हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। और यही रीजन है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि किलियन एम्बापे की बजाय रियल मैड्रिड को एक स्ट्राइकर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जैसे कि अर्लिंग हालैंड। सो यस, रियल मैड्रिड शुड बी वरीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ होजेलू। एंड फाइनली अगर हम बात करें नाचो की, इस सीजन के लिए नाचो को रियल मैड्रिड का कैप्टन बनाया गया था। हम सब बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन वी ऑल वर वेरी हैप्पी, बिकॉज नाचो शायद वो प्लेयर हैं जो डिजर्व करते थे आफ्टर सर्जियो रामोस रियल मैड्रिड का कैप्टन बनने का, एंड हमने उनसे उम्मीद करी थी उसी परफॉर्मेंसेस की। एंड उसके बाद एडर मिलिटाओ की अनफॉर्चुनेट इंजरी के बाद काफी उम्मीदें बढ़ गई थी। बट अगर हम हाफ ऑफ द सीजन के बाद देखें, उन्होंने सिर्फ 11 मैचेस स्टार्ट करे हैं, जिसमें से 2 मैचेस में वो सेंट ऑफ हो चुके हैं या फिर रेड कार्ड भी ले चुके हैं। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने कल दिखाई, जिसमें उन्होंने एक ओन गोल भी दिया,
इससे हमें शायद बहुत चिंता होनी चाहिए और कार्लो एंचेलोटी भी इससे काफी चिंतित होंगे, क्योंकि कल का मैच उनके लिए एक ऑप्शन था या फिर एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर वो दिखा सकते हैं कि ही स्टिल अ प्लेयर ऑन विच रियल मैड्रिड कैन रिलाई, बिकॉज पास्ट में शायद ही कोई ऐसी पोजीशन होगी, शायद स्ट्राइकिंग एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पर नाचो ने नहीं खेला। उसके अलावा अगर आप उनको फुल बैक खिला लें, डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंटर बैक, हर पोजीशन में उन्होंने खेला है और रियल मैड्रिड को काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बट कल का मैच देखकर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। तो कार्लो एंचेलोटी तो काफी हद तक डिसअपॉइंट होंगे ही, बट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ नाचो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। हर अर्जेंटीना का सारे प्लेयर उनको बड़े आराम से ट्रिबल कर पा रहे थे, वो उनके प्लेयर्स की पेस को भी मैच नहीं कर पा रहे थे। शायद एज एक फैक्टर यहां पर हो सकता है, बट जिस तरीके की परफॉर्मेंस हम रियल मैड्रिड के कैप्टन से उम्मीद करते हैं उस तरीके की परफॉर्मेंस वो उन्होंने बिल्कुल लैक किया और वो काफी हद तक हमें स्ट्रगल करते हुए दिखे। और उन्होंने वो डिबेट दोबारा स्टार्ट कर दी कि क्या हमें एक सेंटर बैक की जरूरत है या फिर उनकी जगह यहाँ पर शोमनी और रुडिगर की जो एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला था वो वापस से आएगा या फिर एंचेलोटी उन पर वापस अपना ट्रस्ट दिखाएंगे, जिसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि एंचेलोटी उस तरीके के कोच हैं जो एक या दो चांसेस आपको देंगे, अगर आप उसमें परफॉर्म करते हैं तो वो आपको काफी हद तक बेंच कर देंगे। और नाचो के लिए जो आगे की कंडीशंस है वो काफी अच्छी नहीं दिख रही हैं। सो येस, वी शुड बी वरिड अबाउट नाचो।